यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा जो सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं 2024 की। चलिए, इसमें जो हम तैयारी अपनी करें सीटेट के लिए, साइंस की हम एनसीईआरटी अपनी पढ़ रहे हैं। क्लास 6 की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारे चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है, क्लासेस आपको देखनी है, तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी जो 6th क्लास की आपकी साइंस की है एनसीईआरटी, वो सारे आपने कवर कर लिए, डिस्कस आप कर चुके हैं। अब हम जो क्लास 7th आपका है साइंस का, विज्ञान का, उसके जो चैप्टर वाइज हम डिस्कस करें, 2 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लांट और एनिमल्स का। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ये है आपका रेशो से वस्त्र तक, चैप्टर 3 आपका है। चलिए, इसमें चैप्टर में अपना देखते हैं चलिए, चैप्टर 3 हमारा आज रेशो से वस्त्र तक, 2 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है क्लास 7th के अपने। यह हमारा 3rd चैप्टर है। चलिए, रेशों से वस्त्र बनाना आप देखते हैं। इससे पहले जो हमने क्लास 6 में अपने देखा था कि जो रेशे थी आपकी, जो कपास से आप रेशे, जो कपास थी, कपास से आप उसका देखा था। अब हम रेशों से वस्त्र बनाने के अब हम देखेंगे। चलिए, पहला जो पॉइंट आता है इसमें जांतव रेशा आता है। क्या आता है? जांतव रेशे। तो जांतव जो रेशे होता है वो होता क्या है? तो जांतव रेशे है क्या? ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम के जो रेशे होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं, यानी अभी हमने जो पहले जो इस क्लास 6 में हमने पढ़ा था वो पौधों यानी पादप से रेशे बनाना हमने पढ़ा था। अब हम जो पढ़ने वाले एनिमल से, जो जंतु है उनसे जो रेशे हैं जो वो कैसे बनाए जाते हैं। तो ऊन और रेशम के जो रेशे होते हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जो जंतुओं से, जो एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं जो रेशे हैं, उन्हीं को जांतव रेशे कहा जाता है। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के जो रेशे होते हैं वो फाइबर, भेड़ या जो याक होता है उनके बाल जो आते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकुन कोष से प्राप्त होते हैं। जो रेशम के जो फाइबर होते हैं वो रेशम के जो कीट होता है कोकुन कोष से प्राप्त किए जाते हैं। रेशों को ऊन में परिवर्तित किया जाता है। जो रेशे होते हैं उन्हें किस में कन्वर्ट किया जाता है? उन्हें चेंज किया जाता है ऊन में, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से, जैसे आपने देखा भी होगा घर में क्या कुछ महिलाएं जो होती है वो जो सिलाई करती है यानी स्वेटर बुनती है, आपने देखा भी होगा ऊन से स्वेटर बुनती है, जर्सी बुनती है, या कोई अलग चीज़, मतलब जैसे मोजे वगैरह होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, वे भी बुनती है, बड़ों के भी बुनते हैं। टोपा जो होता है, जो हम ऊपर जो सर्दी में टोपा ओढ़ते हैं, टोपा भी बुनाया जाता है। मतलब बहुत अलग अलग तरीके से जो महिलाएं होती है वो स्वेटर का यूज़ करके, जो फीमेल है वो स्वेटर जो है ऊन के माध्यम से, यानी ऊनी कपड़े जब सर्दी में बनाती है अपने हाथों से, जिसपे बुनाई आती है, तो वे स्वेटर वगैरह बुनती है। तो जो वे ऊन लाती है, वे मार्केट से खरीद कर लाती है। तो जो वो ऊन लाती है, वे ऊन का जो निर्माण हुआ वो कहाँ से होता है? रेशों से को ही ऊन में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज आपका किया जाता है। तो जांतव रेशे क्या है? जांतव जो रेशे है वो ऊन और रेशम है। अब आपका आगे आता है कि जांतव रेशे जो है वो ऊन और रेशम आपका है। तो जांतव रेशे जो है ऊन और रेशम का आपका होता है। तो जांतव रेशे बोला जाता है जो जंतुओं से प्राप्त होती है। अब आता है ऊन, जिनसे जो महिलाएं होती है, जो फीमेल है, वो मोस्टली क्या करती है? दो आपने देखी होगी, क्या रखती है? वे 2 सिलाई की वे रखती है, जिनसे वे बुनती है। इतनी लंबी लंबी स्टिक टाइप की वे होती है, छोटी छोटी सी, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं होती। उनसे वो क्या करते हैं? अपनी जो बुनाई करती है। तो 2 सीक्स की तरह की आपकी होती है, उनसे वो सिलाई करती है। तो अब आती है ऊन। ऊन है क्या? भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। जो भेड़ होती है, बकरी होती है और याक है, वो कुछ अन्य जंतुओं से क्या की जाती है? जो ऊन है वो प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। जो ऊन प्रदान करते हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं जो ऊन हमें देते हैं, जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है, तो उनके शरीर पर क्या होता है? ज़्यादा बाल आते हैं, बालों से वे कवर्ड रहती है। जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत होती है। तो उनके जो जंतु है, जो एनिमल्स हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, तो उनका जो शरीर होता है वो मोटी परत यानी एक मोटी सी लेयर होती है बालों की। किसकी? जो हेयर होते हैं उनकी बॉडी पर हेयर जो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, लंबे लंबे जो है बड़े, यानी मोटी परत में उनके क्या होते हैं? बाल होते हैं। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। तो बालों के बीच में क्या होती है? जो अधिक मात्रा में जो वायु होती है, जो एयर है, वो आसानी से भर जाती है। वायु
जो है वो ऊष्मा की कुचालक है। जो वायु होती है वो किसकी कुचालक है? ऊष्मा की कुचालक होती है। बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, और जो बाल होते हैं, जो इनके शरीर पर जो मोटी परत होती है बालों की, वो इन्हें गर्म रखते हैं, गर्मी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, यानी गर्मी से इन्हें प्रदान करते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। जो ऊन होती है तो इन जो रोएदार जो रेशे होते हैं उन्हीं से ऊन हमें प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं। तो घने वाले भेड़ों वाली जो इसकी एक फिगर देख लेते हैं कि घने बाल किस तरह आते हैं। कि ये पिक्चर आप देखिए, ये किसकी है? ये एक भेड़ की पिक्चर है, जिसके जो भेड़ है देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि भेड़ के कितने ज़्यादा बाल आए हुए हैं। तो बाल जो ये आपके जो बाल है, यानी ये क्या है? एक मोटी परत इसमें बोला गया है। जो नोट्स आप देख रहे हो तो मोटी परत की क्या होती है? बालों की मोटी परत हो जाती है। तो यही क्या है हमारी, ये इसने कवर रखते हैं और इन्हें इससे क्या मिलते हैं? गर्मी, यानी जो बाल होते हैं ये इन्हें गर्मी देते हैं। चलिए अब आपका अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक में हमें क्या है? चलिए अगले टॉपिक में जैसे एक्सपेरिमेंट आता है, एक्सपेरिमेंट लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है? अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छीकर, जो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है, आपके हाथों पर और जो सिर है इस पर बाल आते हैं, तो उसके छूकर आपको अनुभव करना है कि हमारी तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। तो जैसे हमारे जो हाथों पर, सिर पर जो बाल होते हैं, तो उसी तरह जो भेड़ होते हैं उनके शरीर पर क्या होता है? रोएदार जो स्किन है उन पर 2 प्रकार के रेशे आते हैं। 2 टाइप्स की रेशे आती हैं। पहला दाढ़ी के रूखे बाल, जो जैसे दाढ़ी के रूखे बाल हो गए। दूसरा त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, तो उनके रूखे बाल भी आते हैं और मुलायम यानी सॉफ्ट बाल भी उनके आते हैं। तंतुरूपी बाल ऊन कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। जो तंतुरूपी बाल होते हैं वे क्या प्रतीत करते हैं? वे कृतित ऊन यानी कृतित ऊन बनाने में रेशे प्रदान करते हैं। और जो भेड़े की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। कुछ भेड़ ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल क्या होते हैं? तंतुरूपी जो मुलायम बाल होते हैं वही पाए जाते हैं। तो कुछ भेड़ में इस तरह की भी नस्ल पाई जाती है कि केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर क्या हो, उन्हें देखा जाता है कि जिनकी बॉडी पर सिर्फ क्या हो? सॉफ्ट बाल आते हो, मुलायम बाल आते हो। अब आता है वर्णात्मक प्रजनन। अगला पॉइंट क्या है आपका? वर्णात्मक प्रजनन है। तो वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है? तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यही प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो वर्णात्मक प्रजनन जो है ये आपका कहलाता है कि जो तंतुरूपी जो सॉफ्ट बाल, जिन भेड़ों के सॉफ्ट बाल आते हैं, तो उन्हें उनका जो गुण है, स्पेशल जो उनमें गुण होता है, कैरेक्टर जो उनका है, तो उसे उत्पन्न करने के लिए जो जनक है उनकी जो चयन करने के लिए जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे ही वर्णात्मक प्रजनन आपका कहलाता है। अब आता है आगे ऊन प्रदान करने वाले जंतु देखते हैं। तो ऊन किस किस से हमें प्राप्त होती है? जो ऊन हमें देते हैं तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें ऊन प्रोवाइड होती है, जिससे हम जो सर्दी में कपड़े अपने पहनते हैं। ज़्यादातर हम जो ऊन के कपड़े ज़्यादा चल रहे हैं, यानी अब फिर से आपका जो ऊन के कपड़े हैं उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो सबसे पहले आता है भेड़ की ऊन। तो जो ऊन हमें प्राप्त होती है, तो भेड़ की जो ऊन होती है, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। तो हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, इसमें विभिन्न पार्ट के क्या होते हैं? अलग अलग तरह के भेड़ हो, उसकी जो नस्ल है वो पाई जाते हैं। तो अलग अलग तरह की नस्लें पाई जाती हैं। भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। यही नहीं कि हमें जो ऊन प्राप्त होती है वो सिर्फ भेड़ों से प्राप्त होती है, कि एकमात्र जो सोर्स है हमारा वो भेड़ ही नहीं है, अदर्स जो एनिमल्स है उनसे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। लेकिन जो जनरली जो मार्केट हमारी है, तो मार्केट में जो आपको मिलेगी अवेलेबल, जो ज़्यादातर रहती है जनरली, वो रहती है भेड़ की ऊन। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। जो याक है, जो याक होता है, उसकी जो ऊन है, याक की जो ऊन होती है वो सिर्फ कहाँ पर मिलती है? आपको तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ज़्यादा जो चलन है वो लद्दाख और तिब्बत में उसका प्रचलित है। आगे है बकरी की ऊन। अगला पॉइंट आता है कि बकरी, जो बकरी होती है, जो गोट आपकी है, उससे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन इसमें प्राप्त होती है। तो बकरी के बालों से जो फैब्रिक है, यानी बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि अंगोरा ऊन है, ये कौन सी ऊन है? अंगोरा। तो अंगोरा जो ऊन है वो अंगोरा नस्ल की एक बकरी होती है, उससे प्राप्त की जाती है।
जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो नस्ल की जो बकरियां होती है जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, तो ये जो अंगोरा नाम की जो बकरियां होती है ये सिर्फ हमें जम्मू कश्मीर में मिलती है। जम्मू और कश्मीर में ये मिलती है, वो भी पहाड़ी एरिया में, जो पहाड़ों पर रहते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में सिर्फ ये आपको मिलती है। आगे आता है पश्मीना शॉले। तो पश्मीना शॉले तो आपने सुना ही होगा, जो जम्मू कश्मीर का क्या है, कश्मीरी शॉल आपका बोला जाता है, बहुत फेमस आपका होता है। ये कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। जो कश्मीरी बकरी होती है, जो कश्मीर में रहती है, यानी जिन्हें कश्मीरी बकरी बोले जाता है, तो उनकी जो स्किन है, उनकी जो त्वचा है, तो उनके निकट क्या होता है, सॉफ्ट बाल आते हैं, मुलायम मुलायम हेयर आते हैं, सॉफ्ट हेयर, जिन्हें फर बोला जाता है। जो क्या होते हैं, उनके फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉले बनाए जाते हैं। तो उनसे ही क्या बनाए जाते हैं, बेहतरीन शॉले बनाए जाते हैं, जिन्हें पश्मीना शॉले कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, पश्मीना शॉले। ये बहुत फेमस आपका है कि कश्मीर की पश्मीना शॉले जो होती है वो बहुत फेमस आपकी होती है। अब आपका आगे है ऊँट की ऊन। तो ऊँट से भी ऊन बनाई जाती है। तो ऊँट की ऊन की बात करते हैं। तो ऊँट की ऊन कैसी होती है, ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। जो ऊँट की बॉडी पर जो हेयर आते हैं, जो बाल आते हैं, तो उसका यूज़ भी हम ऊन बनाने में करते हैं। दक्षिण अमेरिका में, जो दक्षिण अमेरिका है, वहाँ पर पाए जाने वाले लामा और एल्पाक से भी ऊन प्राप्त होते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं जो लामा और एल्पा है, वो उनसे क्या बनाया जाता है आपका, दक्षिण अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उन ऊँट से, लामा और एल्पा जो ऊँट होते हैं, इनसे क्या बनाया जाता है आपका, इनसे भी आपकी जो ऊन प्राप्त आपकी होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है अब हमारा रेशों से ऊन तक। रेशों से ऊन तक, तो रेशे से ऊन कैसे बनती है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। जब हमें ऊन चाहिए, यानी फैब्रिक अगर हमें चाहिए, जो फैब्रिक आपको चाहिए, तो फैब्रिक क्या होता है, जो ऊन है उसे प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। तो भेड़ को पहले पाला जाता है। जैसे आप घरों में गाय भैंस आप पालते हो, तो उसी तरह क्या करते हैं कि अगर हमें ऊन चाहिए, जैसे हमें घर पे दूध चाहिए, दूध दही चाहिए, तो दूध दही चाहिए के लिए क्या करते हैं, हम गाय और भैंस को पालते हैं। उनका मतलब गाय भैंस पालेंगे, उन्हें चारा वगैरह डालेंगे तो वो हमें दूध देते हैं। तो इसी तरह जब हमें ऊन चाहिए, तो ऊन चाहने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें भेड़ों को पालना पड़ता है। भेड़ों को पालेगी तभी तो हमें ऊन मिलेगी। तो उनके बालों को फिर क्या करते हैं, उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, उनके जो बाल होते हैं उन्हें काटा जाता है और उन्हें संसाधित किया जाता है, तभी ऊन आपकी बनती है, तैयार होती है। इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो अब आपका है भेड़ पालन और प्रजनन। तो भेड़ का पालन और प्रजनन की बात करते हैं कि भेड़ का पालन कैसे होता है और उसका जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। जो जम्मू और कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को, भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। जैसे आपने पिक्चर वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जो गडरिया होते हैं, जैसे पिक्चर आपकी होती है तो पिक्चर में भी आपने गडरियों को देखा होगा, जो क्या चलाते हैं, भेड़ें चलाते हैं, जो झुंडों में चलती है। कहाँ पर, झुंडों में। आपने देखा होगा ये कहाँ, या फिर आप जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड जो आपका है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, या जो पहाड़ी क्षेत्र आपका होता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की आप यात्रा करें, वहां पर आपको ट्रैवलिंग करना है, वहां पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि जो गडरिया होते हैं जो भेड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, तो भेड़ क्या होती है, झुंडों में आपको दिखाई देगी। जो भेड़ होती है वो झुंडों में आपको दिखाई देगी, चराने के लिए वे ले जाते हैं। जैसे आपने गाँव में देखा भी होगा, गाय भैंस को चराने के लिए भी बहुत से लोग ले जाते हैं कि वे गाय भैंस को कहाँ पर चराने के लिए ले जा रहे हैं। तो इसी तरह क्या आपका, इसी तरह भेड़ों को भी चराने के लिए ले जाया जाता है। भेड़ शाकाहारी होती है। जो भेड़ होती है वो कैसी होती है, शाकाहारी आपकी होती है। तो ये किसे, पादप को खाती है, पौधों को खाती है और वह घास और पत्तियां पसंद करते हैं। ये किसे पसंद करते हैं, जो घास होती है, जो पत्तियां होती है उन्हें पसंद करते हैं और उन्हीं का भक्षण करते हैं, यानी उन्हीं को खाती है। भेड़
पालक पालने वाले, भेड़ जो है भेड़ पालने वाले यानी जो भेड़ पालक होते हैं, जो भेड़ को पालते हैं, उन्हें हर चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। तो क्या करते हैं जो भेड़ पालने वाले हैं, तो वे चारे के साथ साथ उन्हें क्या खिलाते हैं कि चारा तो वे खिलाते ही है, क्योंकि उसे जो भेड़ है वो शाकाहारी है, उसे घास और पत्ते ही पसंद है, तो चारे के साथ साथ वो उन्हें क्या खिलाते हैं, जो दालें आपका होती हैं, मक्का होती है और जो ज्वार आपकी होती है या खली होती है, तो जो खल यानी बीज में से जब तेल निकाल लेते हैं, जो खल बच जाते हैं, खल सिंपली जो गांव के बच्चे उन्हें तो समझ में आ गया होगा, खली यानी खल से मतलब आपका है जब आप सिरसों निकलवाते हो, तो सिरसों निकलवाते हो तो सिरसों के साथ आपकी दो चीज़ें आपकी एक साथ निकलती हैं। जब जो सिरसों आप पकाने के बाद जो सिरसों के बीज होते हैं, तो उन बीजों से जो बीज आपके है, तो उन बीजों से दो चीज़ें आपकी निकलती है, एक तो खल आपकी निकलती है, दूसरा आपका सरसों का तेल आपका घर का हो जाता है। तो मशीन में से ये दो चीज़ आपकी निकलती है। जैसे अनाज, जो अनाज है, अनाज जब आप करवाते हो तो नहीं, जब आपके गेहूँ होते हैं, सॉरी जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ को जब आप मशीन में को निकलवाते हो तो गेहूं से क्या दो चीज़ आपके निकलती है। जब गेहूं की जो फसल कटाई के बाद जो होती है, तो उसमें दो चीज़ आपकी निकलती है, अनाज और भूसा। इसी तरह जो सरसों होती है, सरसों के बीजों समेत दो चीज़ आपको मिलती है, एक आपको तेल मिलता है, दूसरी आपको जो आपके घर में जो जानवर होते हैं, जैसे काऊ भैंस जो भी पालता है, तो उनके लिए क्या होता है, खल आपकी होती है। तो इसीलिए यही चीज़ इसमें बताई गई है और खनिज भी वे खिलाते हैं। आगे आता है अगला पॉइंट, सर्दियों में विंटर सीजन की ये बात कर रहा है कि जो सर्दियों में, जैसे अब आपका विंटर सीजन चल रहा है, तो सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। सर्दियों में क्या किया जाता है, विंटर सीजन में जो भेड़ होती है उनको घरों के अंदर ही रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। तो सर्दियों के विंटर सीजन में जो भेड़ होती है उन्हें घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें क्या किया जाता है, पत्तियाँ खिलाई जाती है, जो लीव्स होती है, जो पत्ती होती है, या फिर जो अनाज होता है या सूखा चारा ही उनको खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। हमारे देश के अनेक पार्ट ऐसे, अनेक भाग इस तरह के हैं जहाँ पर जो भेड़ है सिर्फ और सिर्फ इसलिए पाई जाती है जिससे उन्हें ऊन मिल सके, तो ऊन के लिए ही उनका पालन पोषण किया जाता है भेड़ों का। अगला पॉइंट है, भेड़ के कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है। तो भेड़ की कुछ नस्ल इस तरह की भी है कि उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, उस पर जो बाल है वो घनी परत में आते हैं, यानी मोटी लेयर में आते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होते हैं। जिससे क्या होता है, यानी आपको बड़ी क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी वाली जो ऊन है वो प्राप्त हो जाती है। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जो ये भेड़ होती है, इन्हें कौन से प्रजनन के द्वारा, जो वर्णात्मक प्रजनन है उसके द्वारा इनको उत्पन्न किया जाता है, जिनमें एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जिनमें क्या होता है, जिनमें से एक जनक ऐसा होता है जो प्रजनन करता है कि उसकी जो नस्ल होती है वो अच्छी भेड़ की होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। तो क्या किया जाता है, जब जो भेड़ होती है तो भेड़ के शरीर पर बालों की जो घनी वृद्धि, यानी बाल जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रो कर गए, तो ज़्यादा ग्रो करने के बाद क्या होता है, जब बाल जो है ज़्यादा आने लगते, जैसे आपके जो सिर के बाल होते हैं वो आपके बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद क्या कराते हो, आप कटिंग कराते हो। तो इसी तरह जो भेड़ है, भेड़ के शरीर पर जब ज़्यादा बाल आ जाते हैं, जब गुच्छा सा, यानी गुच्छा कह रही हूँ, जब ज़्यादा बाल आ जाते हैं, वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, बाल जो होते हैं वो ज़्यादा मोटी लेयर में हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, तो उससे ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट दिया जाता है। अगला अब आता है भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। तो भेड़ों की जो भेड़ होते हैं उनकी कुछ भारतीय नस्ल भी है। तो कैसी, यानी भारतीय नस्ल कैसी कैसी होती है, चलिए पहला इसमें नस्ल का नाम आपका दिया गया है, दूसरा है जो ऊन की गुणवत्ता होती है, जो ऊन में क्वालिटी होती है उसकी बात की गई है, और जो राज्य है जहाँ पर वो पाए जाते हैं, तो कौन से स्टेट में आपको मिलती है। सबसे पहले आता है, ये इंपॉर्टेंट टेबल आपकी है, पहला पॉइंट आता है लोही। लोही जो है वो अच्छी गुणवत्ता की ऊन है, तो वो लोही की जो क्वालिटी है वो अच्छी गुणवत्ता में आती है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी, राजस्थान और पंजाब में मिलेगी। अगला है रामपुर बुशायर, जो नस्ल होती है भेड़ों की नस्ल, यानी रामपुर बुशायर, ये आपके कैसी ऊन देती है, इसकी जो क्वालिटी होती है भूरी ऊन की होती है, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी। इसके बाद है नाली, यानी नली। नली नाम की जो नस्ल है इसमें गलीचे की ऊन होती है। कैसी ऊन होती है, गलीचे की ऊन होती है, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आपको मिलेगी। बाकरवाल, बाकरवाल नस्ल की भेड़ होती है, इनसे ऊनी शॉलों के लिए, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ऊनी
सोलों के लिए यूज़ किया जाता है। जो आप सोले ओढ़ते हो ऊनी ऊनी जो सोल होते हैं, जैसे स्वेटर बुना जाता है उसी तरह के ऊनी शोले होते हैं, उनके द्वार उनके लिए ये आपकी बाकरवाल आपकी लिए जाती है, जो जहाँ पर मिलेगी जम्मू और कश्मीर में मिलेगी। इसके बाद आता है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जो नस्ल का जो भेड़ है ये आपको कैसी देती है, मोटी रुक्ष ऊन देती है, मोटी और रुक्ष ऊन देती है, जो आपको गुजरात में मिलेगी। इसके बाद आती है पाटनवाड़ी। इसके बाद क्या है, पाटनवाड़ी आपकी आएगी। तो पाटनवाड़ी जो होती है, पाटनवाड़ी तो ये कहाँ पर मिलेगी, पाटनवाड़ी जो होती है ये होजरी के लिए आपकी, इसकी जो क्वालिटी है होजरी के लिए है। ये राज्य जो कहाँ पर मिलती है, गुजरात में आपको मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट आपकी टेबल है, ये इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट आगे है। अब आता है अगले, रेशों से ऊन में संसाधित करना। तो रेशों को जब ऊन में संसाधित करते हैं तो वो किस तरह करते हैं, तो क्या इसमें जो अगला टॉपिक में दिया गया है कि स्वेटर बुनने के लिए क्या करने के लिए, स्वेटर पहला पॉइंट इसमें आता है, स्वेटर बुनने अथवा सोल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। तो स्वेटर बुनने या फिर सोल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली ऊन क्या है, उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, प्रक्रिया आपकी होती है, जिसे चरण में यानी स्टेज में आपका दिया गया है। तो सबसे पहले है ऊन की कटाई, पहले नंबर पर आता है ऊन की कटाई। तो चरण फर्स्ट यानी स्टेज फर्स्ट है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। जो भेड़ के बाल होते हैं उन्हें जो स्किन है उनकी स्किन के साथ साथ यानी पतली सी हल्की सी लेयर के साथ शरीर से अलग कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ऊन की कटाई आपकी कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो भेड़ के जब बाल उतारे जाते हैं, भेड़ की जो बाल होते हैं जब ये काटे जाते हैं उतारे जाते हैं, तो उसी प्रकार की मशीन जो है वो यूज़ की जाती है। जैसे आप जो नाई के पास बाल कटाने जाते हो तो जैसे नाई जो होता है जो मशीनें नाई रखता है तो वही मशीनें यूज़ की जाती है भेड़ की बाल काटने के लिए भी। अब आता है अगला पॉइंट, सामान्यता क्या है, बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। तो जनरली क्या होता है, जो बाल होते हैं उसके उन्हें गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके। तो भेड़ों को इसलिए जो भेड़ के जो बाल होते हैं वो विंटर सीजन में ना काटकर समर सीजन में काटा जाता है, जिससे जो भेड़ होती है वे बालों के बिना भी क्या रह सके, अच्छी तरह यानी जीवित रह सके, सुरक्षात्मक सेफ्टी से रह सकते हैं। अगला पॉइंट है बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। जो बाल होते हैं, बाल जो है वे बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। तो इन्हीं से क्या बनाया जाता है, ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का जो धागा है वो बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। तो इसमें बताया गया जब जो भेड़ है, भेड़ के जब बाल है, जो बाल यानी जो ऊन है वो उतारने के बाद जो भेड़ की जो बाल है वो उतारते हैं, काटते हैं, तो उसके दौरान जैसे आपको उसे कोई कष्ट नहीं होता है, कोई स्पेशल यानी कष्ट नहीं होता, दर्द उसे इतना नहीं होता जैसे आप जब बाल अपने कटवा के आते हो आपको नहीं होता, या फिर जो आपके पिताजी या जो फादर होते हैं वे जब अपनी सेविंग कराते हैं तो उस टाइम भी उन्हें दर्द नहीं होता। तो उसी तरह भेड़ों को भी दर्द नहीं होता है। त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांश मृत कोशिका से बनी होती है। जो त्वचा आपकी होती है, जो स्किन आपकी है, तो स्किन की जो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो अधिकांश क्या होती है, मृत कोशिकाओं से बनी होती है। जो मृत कोशिकाएं होती है, जो डेड सेल होती है, उन्हीं से वो बनी हुई होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। तो क्या है, जो भेड़ होती है तो भेड़ का लालन पोषण इसलिए किया जाता है ऊन के लिए। तो जब भेड़ के जो ऊन है वो यानी जो बाल होते हैं वो उतार लिए जाते हैं तो उसके भी दोबारा से बाल उग जाते हैं। यानी आपने जैसे तो भेड़ के जो बाल है वो दोबारा से उग जाते हैं। जैसे आपके जो आपने कटिंग कराई, कटिंग कराने के बाद कुछ टाइम बाद आपके 10-15 दिन बाद फिर आपके बाल स्टार्ट हो जाते हैं, यानी फिर आपको इतने बाल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, यानी 10-15 दिन बाद फिर से आपके बाल जो होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह जो भेड़ें होती हैं उनको भी बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऊन की इसमें जो प्रोसेस दिया गया कि पहले क्या हुआ, ऊन की कटाई हुई,
सबसे पहले क्या किया, ऊन की कटाई की, फिर अभिमार्जन किया, फिर क्या किया, फिर अभिमार्जन किया, अभिमार्जन के बाद छटाई की उसकी, छटाई के बाद क्या किया, बर की कटाई की, छर के बाद उसकी बर की छटाई की, फिर रंगाई करनी है और फिर उसमें रीलिंग करनी है। चलिए ये इसका प्रोसेस होता है। चलिए इसे पिक्चर के साथ अपना देखते हैं। तो फिगर देखते हैं इसमें। देखिए जैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, सबसे पहले क्या किया, भेड़ जो है उससे ऊन उतारी जा रही है, यानी भेड़ की कटिंग करी जा रही है, भेड़ की यानी भेड़ के जो बाल है उसके उतारे जा रहे हैं, उसकी कटिंग की जा रही है। उसके बाद जो टंकियों में इसका अभिमार्जन किया जा रहा है। देन इसके बाद जो टंकियों के बाद इसमें मशीनों के द्वारा अभिमार्जन हो रहा है, फिर इसका ऊन का धागा बनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या आप देख रहे हो, ये ऊन का धागा आपका बनाया जा रहा है। चलिए अब इसका अगला आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये आपका फिगर था, फिगर आपने देख ली। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अपने पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक संकट, यानी व्यवसायिक जो संकट होता है सोटर्स रोग की वजह से। यदि देखते हैं इसमें सबसे पहले आता है पॉइंट, ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी जो ऊन का उद्योग आके निकाला है, ऊन का उद्योग जो लोग करते हैं हमारे देश में, उनके लिए क्या है, वो जीवन यानी अपने जो जैसे हमारा जो भी हम जो काम करते हैं वो क्या होता है, हमारा जीवन यापन है, यानी जीवन जीने के लिए जो हमें खाने को पीने को सब उसी उद्योग से अपना मिल रहा है। तो इसी तरह क्या है, ये जो जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण आपका साधन बन चुका है। आगे है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है। लेकिन जो छटाई करते हैं उनका जो कार्य होता है ये जोखिम भरा है, डिफिकल्ट वाला कार्य है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, वे एक जो जीवाणु होता है जिसे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु बोला जाता है, उससे वो संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोटर्स रोग कहते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जब वे संक्रमित हो जाते हैं तो उससे सोटर्स रोग आपका हो जाता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है। तो इस कारण से क्या होता है, ये अगर जोखिम है, जो उद्योग जो कारीगर होते हैं वे किसी कारणवश किसी उनको कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत आती है, जोखिम भरा जो काम है वो झेल रहे हैं, तो उससे क्या आएगी, व्यवसायिक संकट आपके आ जाता है। आगे है स्टेज सेकंड, यानी चरण सेकंड में कि जो त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर, जैसा आपने पिक्चर में देखा था कि टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिनसे उनकी जो चिकनाई होती है, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। ये जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस आपने देखा, ये क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन जो है वो मशीनों द्वारा किया जाता है। तो आजकल क्या होता है, मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जाता है। अब आता है स्टेज थर्ड, तीसरी स्टेज आती है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। तो अभिमार्जन के बाद की जाती है क्या, उसकी छटाई। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। तो वहां पर क्या होता है, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से बालों को छटा या पृथक करते अलग अलग उसे कर देते हैं। चरण स्टेज, यानी स्टेज जो फोर्थ है यहाँ पर होता है, अगले चरणों में जो अगला जो स्टेज आती है उसमें बालों को सुखाया जाता है। क्या किया जाता है, जो बाल होते हैं उनको सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, बर कहलाते हैं। इसके वे ये जो है वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पादी धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। अब आपका स्टेज फिफ्थ, चरण 5, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। तो स्टेज 5 में होता है कि जो रेशों की जो विभिन्न रंगों में रंगाई होती है वो कैसी होती है, भेड़ और बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद आपकी होती है। चरण 6 है, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। जो लास्ट स्टेज आती है चरण 6 से रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, जो रेशो होते हैं उनको सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर, जैसे आपने स्टेज फिगर आपको दिखाई थी लास्ट वाली, उसमें आपको देखना भी था, लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है।
अब आता है अगला रेशम सेरीकल्चर। जो रेशम है, जो सेरीकल्चर होता है, इसमें क्या होता है, रेशम जो है सिल्क के रेशे से भी, रेशे जो होता है उससे भी जानता रेशे बनते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। जो रेशम के जो कीट होते हैं वो रेशम का जो फाइबर होता है उनको बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। अगर आपको रेशम चाहिए तो रेशम प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, जो रेशम के जो कीट होते हैं उनको पालना पड़ता है, तभी जो रेशम कीट पालन जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, जो रेशम कीट पालन होता है, जो कीटों को पालते हैं उसे ही सेरीकल्चर कहलाता है। ये प्रोसेस आपका सेरीकल्चर कहलाएगा। अगला पॉइंट है भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। तो रेशम उत्पादन में जो चीन है वो वर्ल्ड में सबसे पहले स्थान पर आपका है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। तो भारत जो है, इंडिया भी जो रेशम उत्पादक देशों में आपका गिना जाता है। अगला पॉइंट आता है, अगले टॉपिक है आपका रेशम कीट का जीवन चक्र। तो रेशम के जो कीट होते हैं जिनसे हमें रेशम, जिसे सेरीकल्चर यानी कीट पालने वाला का जो प्रोसेस होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र है, जो साइकिल होता है, लाइफ साइकिल जो है वो कैसा होता है ये जानेंगे। इंपॉर्टेंट आपका है ये भी कि रेशम कीट का जीवन चक्र, जहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट में आता है कि मादा रेशम कीट अंडे देती है। जो मादा है वो रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर झल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है और जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये आपका ले जाता है। चलिए आगे आता है नेक्स्ट, अगला पॉइंट है सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। तो रेशम का क्या बन जाता है, रेशा आपका बन जाता है। अब आता है कोकून। इसके बाद क्या है, कोकून। कोकून क्या है, चलिए कोकून देखते हैं। अब जो कोकून होता है, जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। क्या बन जाता है, प्यूपा। यह आवरण क्या कहलाता है, ये जो आवरण होता है ये कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। तो कीट का इसके आगे का जो विकास होता है वो कैसा होता है, कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। आगे है रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं। जो रेशम के जो कीट होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई दे है और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गट्ठर अर्थात रुक्षता, चिकनाट, चमक आदि में भिन्न होता है, डिफरेंट आपका मिलेगा। अतः टसर रेशम, मुगर रेशम, कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट आपका है। सबसे जो सामान्य होता है वो कौन सा कीट होता है, तो रेशम कीट शहतूत रेशम कीट आपका होता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में क्या किया जाता है, यानी सुंदर सुंदर जो ब्यूटीफुल आपके कलर है उनसे ये कलर किया जाता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। तो जो भारत है वो व्यावसायिक जो स्तर है, लेवल है, उस पर बहुत ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन इसमें करता है। नेक्स्ट आता है अब आपका अगला पॉइंट, कोकून से रेशम तक। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, कोकून से रेशम तक। तो
तो कोकून से रेशम तक क्या है, पहला पॉइंट है इसमें कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जो रेशम के जो कीट है उनको पाला जाता है, यानी रेशम जो इसे सेरीकल्चर भी बोला जाता है, और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। तो उनके जो कोकून हुए उनको कलेक्ट करके उनसे रेशम का फाइबर प्राप्त किया जाता है। रेशम की खोज, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेशम की खोज। तो रेशम की खोज क्या होती है, रेशम की जो खोज है, पहला पॉइंट है इसका कि रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सामग्री सिलुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सामग्री ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा क्या हो गया, पृथक हो गया, अलग हो गया। तो रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ। रेशम जो उद्योग था इसकी जो शुरुआत है, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट आपका है, तो कहाँ से हुआ था, चीन से, और सैकड़ों वर्ष तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित कर दिया। तो जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी क्या कहा जाता है, सिल्क रूट कहते हैं। इंपॉर्टेंट आपका था ये पॉइंट। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका रेशम कीट पालन। जो रेशम कीट पालन होता है वो कैसे किया जाता है। चलिए पहला पॉइंट इसमें है, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। तो कोई जो मादा होती है वो रेशम कीट को एक बार में कितने अंडे देते हैं, सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियाँ अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वस्थकर स्थितियाँ, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है। तो अंडों को उतना टेम्परेचर दिया जाता है जिससे वे गर्म रहे, जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। तो जिससे क्या हो, जो अंडे होते हैं उनमें से जो लार्वा होता है वो आपका निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियाँ आते हैं। तो ये जो काम है ये तब किया जाता है जब शहतूत हो, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ है, उन पर नई जो पत्तियां होते हैं, जो लीव्स होती है, वो आने स्टार्ट हो जाती है। लार्वा, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि जो लार्वा है जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, जो लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर या रेशम कीट आपका कहलाता है, दिन रात खाते रहते हैं। दिन रात क्या है, खाते रहते हैं, और आमाप साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से अगले पॉइंट में क्या है आपका जी, 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। तो 25 से 30 दिनों के बाद जो कैटरपिलर है वो खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ट्रे में छोटी रेक या टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाता है। तो इनसे क्या होता है, कोकून आपका जुड़ जाता है। आगे है कि कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। तो इसी के भीतर क्या होता है, जो कुकन जिसे कुकून जो है वो बनाते हैं, उसके भीतर जो प्यूपा होता है वो डेवलप्ड आपका किया जाता है, डेवलप्ड होने लगता है। चलिए अब इसके फिगर देखते हैं। अब इसकी फिगर देखेंगे। चलिए देखिए, ये आप देख रहे होगे इसमें जो क्वेश्चन, ये आपका है फिगर। तो फिगर जो है, फिगर में सबसे पहले आपको दिया गया, ये आपकी नर आपका होता है, ये आपका मादा है। तो वयस्क रेशम का कीट, इसमें जो वयस्क यानी जो रेशम कीट है ये आपको एक नर है, एक मादा है। इसके बाद है आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, शहतूत की पत्ती पर जो अंडे देख रहे हो आप, ये शहतूत की पत्ती है जिस पर अंडे लगे हुए हैं, ये है आपका रेशम कीट। ये क्या है, रेशम कीट आपका है। और ये आपका जो कोकून है, ये कोकून होता है, और ये कोकून में विकासशील कीट है। तो कोकून में जो कीट आपका डेवलप्ड हो रहा है ये आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये सारा जो साइकिल है ये रेशम के कीट का जीवन चक्र आपका है। तो जीवन चक्र जो आपने पढ़ा है उसके ये आपके फिगर है, पिक्चर आपकी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो आगे आपको मिलेगा इसमें, देखिए ये है, इसमें आता है अब आपका रेशम कृमि पालन, जिसमें ये मादा रेशम जो है कीट और उसके अंडे आपको दिख रहे हैं।
इसके बाद आता है अंडे के बाद आता है ये शहतूत का वृक्ष, आप देख रहे हो शहतूत का पेड़ है, ये आपका शहतूत की पत्ती है, ये किसकी, जो शहतूत होता है उसकी पत्ती है, उसकी लीव्स है। यहाँ पर कोकून आपको दिखाई दे रहा है, अंडे की तरह का आपका होता है, और यह है शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा, यानी जो होता है कैटरपिलर जो होता है, ये आपका शहतूत की पत्तियों को खा रहा है, जो आपने अभी देखा था रेशम कीटे जो होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा रेशम का संसाधन, किसका, जो रेशम है उसका जो संसाधन है। और पहला पॉइंट है रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। तो वयस्क कीट में डेवलप होने से पहले ही क्या कर जाता है, जो कोकून होता है उनको धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के जो फाइबर है वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग आपके हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे क्या बनाया जाता है, धागा बनाने की जो प्रक्रिया है वो रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है, जो रीलिंग होती है वो विशेष जो स्पेशल जो मशीन होती है उनमें की जाती है, जो कोकून में फाइबर या रेशों को निकालती है। लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट है आपका, फिर रेशम के फाइबरों की क्या की जाती है, कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, जो रेशम के जो फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हें धागों से क्या बनता है, वस्त्र बुने जाते हैं। तो बुनकर जो कपड़े जो ऊनी कपड़े जो बुनता है तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो रेशम के धागे इन्हीं से वस्त्र जो क्लोथ आप पहनते हो विंटर सीजन में वो बनाए जाते हैं। तो बुनकरों के द्वारा फिर रेशम के धागों से वस्त्र क्लोथ आपके रेडी किए जाते हैं। तो आज जो हमने चैप्टर अपना डिस्कस किया रेशों से वस्त्र तक की जो फैब्रिक टू फाइबर, यानी जो फ्रॉम फैब्रिक टू फाइबर इसमें चैप्टर का था कि रेशों से जो वस्त्र है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो रेशों से वस्त्र की इसमें बात थी कि वस्त्र जो है वो रेडी कैसे किए गए। तो पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया अपना। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।